जब भी हमारे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र आता है तो अनेक तरह की चर्चाएं और मिथक अलग अलग किंवदंतियों के रूप में इंटरनेट पर तैरने लगते हैं। जिस भी व्यक्ति ने खुद को राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं से पूरी तरह अलग न रखा हो, उसने कभी न कभी इस तरह के किस्से जरूर सुने होंगे जिनमें बताया जाता है कि कांग्रेस, गांधी और खासकर नेहरू ने नेताजी को धोखा दिया था। इन कहानियों और किंवदंतियों में बोस के विमान दुर्घटना में न मारे जाने से लेकर बताया जाता है कि बोस खुद कांग्रेस पार्टी के धुर विरोधी थे, या फिर बोस को गुमनामी में इसलिए रहना पड़ा क्योंकि इंग्लैंड उन्हें युद्ध अपराधी मानता था और सामने आने पर नेहरू उन्हें इंग्लैंड को सौंप देते। इस तरह के अनेक संवाद सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में प्रचुर मात्रा में फैले हुए हैं, लेकिन जिन्हें इतिहास का थोड़ा सा भी ज्ञान है वो जानते हैं कि इस तरह की मिथक भरी कहानियों के जरिए कुछ राजनीतिक लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को भुनाना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरशद अली पाशा और आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के गढ़े गए मिथकों में कितनी सच्चाई है, या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मिल रहा ज्ञान कितना अधूरा है, और इस अधूरे ज्ञान के जरिए कौन चाहता है कि जनता असली इतिहास को भूल जाए और इन गढ़े गए मिथकों को ही असली इतिहास मान ले। सबसे पहले बात जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तों की, क्योंकि नेहरू और बोस के बीच प्रतिद्वंदिता के बारे में इतना झूठ फैलाया गया है जिस पर घंटों बात हो सकती है। लेकिन हम इतिहास में नेहरू और बोस के वास्तव में रिश्ते कैसे थे इस पर बात करेंगे। बात 1928 की है। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होने वाला था। गांधी जी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता बन चुके थे। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय देश का विधायी कामकाज, या यूं कहें कि उस जमाने के हिसाब से संविधान बनाने का काम मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। उनके उस ऐतिहासिक काम को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस के तहत वह खाका तैयार किया जा रहा था कि ब्रिटिश ताज के मातहत भारत को किस तरह की सीमित आजादी दी जाए और उसमें भारत कैसे काम करेगा। गांधी जी उस समय तक संपूर्ण आजादी का नारा देने के लिए तैयार नहीं थे। बापू के इस फैसले के पीछे ठोस जमीनी वजह भी थी। गांधी जी का कहना था कि हमें उस तरह के लक्ष्य अपने सामने नहीं रखने चाहिए जो तय समय सीमा के भीतर हम पूरे ना कर सके। अगर कांग्रेस ऐसे हवाई लक्ष्य सामने रखेगी तो धीरे धीरे जनता उसके लक्ष्य को हल्के में लेने लगेगी। ऐसे में देश की आजादी के आंदोलन और कांग्रेस की साख को बट्टा लग जाएगा। पार्टी के बड़े नेता कमोबेश महात्मा गांधी जी के साथ थे, लेकिन कांग्रेस के दो नौजवान नेता गांधी और मोतीलाल नेहरू से असहमत थे। ये दो नेता थे नौजवान पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पहला वह नेता था जो विदेश में पढ़कर आया, लेकिन गांधी जी के आदेश पर यूपी के गांव-गांव घूमा, रेल के तीसरे दर्जे में सफर करने लगा था, जो आगे चलकर आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा दिन तक जेल में रहने वाला कांग्रेसी बनने वाला था और जिसे भविष्य में देश का प्रधानमंत्री बनना था। दूसरा नेता नेहरू से कम संपन्न परिवार से नहीं आया था। वह उस बंगाल से आया था जिसने भारत को वंदे मातरम और जनगण मन दिया था। जहां पैदा हुए युवा विवेकानंद ने देश के राजाओं को एकजुट करके अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी क्रांति करने की असफल कोशिश की थी। वह बंगाल जिसे अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाया, उसी बंगाल में जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस जमाने में सबसे रसूखदार नौकरी यानी आईसीएस, जिसे अब आईएएस के नाम से जाना जाता है, को लात मारकर कांग्रेस में आए थे। इन दोनों नौजवानों को गांधी जी की ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जब लड़ाई आजादी के लिए हो रही है तो फिर डोमिनियन स्टेटस की बात कहां से आ गई। नेहरू और बोस गांधी जी के सामने कई बार ये बात उठा चुके थे, लेकिन हर बार उन्हें गांधी जी की समझाइश का सामना करना पड़ा। लेकिन काफी मान मनोबल के बाद नेहरू और बोस साथ में आए और कलकत्ता अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी द्वारा तैयार प्रस्ताव के खिलाफ अपना संशोधन पेश किया। संशोधन में कहा गया कि भारत को संपूर्ण आजादी से कम कुछ नहीं चाहिए। पंडित नेहरू ने भी गांधी जी और मोतीलाल नेहरू के खिलाफ जाने वाले सुभाष चंद्र बोस के इस संशोधन का पुरजोर समर्थन किया और साथ ही अपने पिता मोतीलाल नेहरू की बनाई रिपोर्ट को सुभाष चंद्र बोस के संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सबके सामने नीचा दिखाया। बाद में नेहरू और सुभाष के इन तौर तरीकों से महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू काफी नाराज हुए। अब बात एक और मिथक यानी झूठ की सुनिए।
हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती पर इंडिया गेट पर हुए एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मेरा ये सौभाग्य है कि हमारी सरकार को नेताजी से जुड़ी फाइलें डिक्लासिफाई यानी सार्वजनिक करने का मौका मिला। लेकिन मैं कहूंगा रुको जरा, ठहरो अभी, क्योंकि इससे पहले जब तक नेताजी से जुड़ी फाइलें डिक्लासिफाई नहीं हुई थी तब तक सोशल मीडिया पर झूठे प्रचार के माध्यम से नेहरू और बोस के रिश्तों के बारे में ऊट पटांग बातें प्रचुर मात्रा में फैलाई जाती रहीं। हालांकि ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि इस तरह की ऊट पटांग बातें कौन फैलाता है। मुझे लगता है कि ये अलग से बताने वाली बात नहीं है। बहरहाल जब सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने की मुहिम रंग लाई तो कुछ छुपी हुई सच्चाइयों को दिन का उजाला नसीब हुआ। नेहरू और बोस के रिश्तों के निंदक और ऊट पटांग बातें करने वाले जैसी आस लगाए बैठे थे, इन फाइलों में वैसी कोई मसालेदार बात नहीं निकल सकी। उल्टे उन फाइलों में वह पत्राचार निकला जिससे पता चला कि पंडित नेहरू नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुत्री को नियमित पेंशन भिजवाया करते थे। नेताजी ने एक जर्मन महिला एमिली सेंकेल से विवाह किया था। उनकी पुत्री अनीता बोस जो फिलहाल जर्मनी में रहती हैं। संभवतः परिवार की निष्ठा और नेताजी के सम्मान का ध्यान रखते हुए ही इस तरह की आर्थिक मदद की बात को गुप्त रखा गया होगा। और यही वजह है जो किसी भी सरकार ने नेताजी से जुड़ी फाइलों को सम्मान का ध्यान रखते हुए सार्वजनिक यानी डिक्लासिफाई नहीं किया था, क्योंकि सम्मान को बनाए रखने के लिए भी इस तरह की गोपनीयताएं जरूरी होती हैं। वैसे यही नहीं, अभी और सुनिए, जब कागजात में विरोधियों के लिए कोई काम की बात नहीं निकली तब नेहरू का एक फोटोशॉप पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपत्तिजनक बातें कहते हुए बताए गए। बहरहाल इस पत्र के रचनाकार को फोटोशॉप का तो अच्छा ज्ञान था, लेकिन अंग्रेजी में उसका हाथ कुछ ज्यादा ही तंग था। इसमें स्पेलिंग की इतनी अशुद्धियां पाई गई कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम तक गलत लिख दिया गया। इस तरह के पत्रों को भी काल के गाल प्राप्त हुए। अब बात बोस, कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी के रिश्तों की। 16 जुलाई 1921 को बोस लंदन से बंबई लौटे थे, जहां वो भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिए अपने पिता के कहने पर गए थे। लेकिन बोस का मन तो सिविल सेवा की तैयारी की जगह देश को अंग्रेजों से कैसे छुटकारा दिलाया जाए इसी में लगा रहता। और यही वजह थी कि वो उस जमाने की अंग्रेजी हुकूमत की सबसे रसूखदार नौकरी ICS यानी IAS को लात मारकर कांग्रेस में शामिल हुए थे। फरवरी 1938 में हरिपुरा में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और इसी हरिपुरा अधिवेशन में बोस ने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया, जो कि पार्टी के लिए अब तक का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण भाषण माना जाता है। हालांकि जल्द ही कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में गांधी जी के साथ उनकी पहली असहमति दिसंबर 1938 में सामने आई, जब बोस बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के साथ गठबंधन सरकार बनाने के लिए उत्सुक थे। लेकिन गांधी जी और सरदार पटेल जैसे दूसरे नेता कांग्रेस को बंगाल में गठबंधन सरकार में शामिल करने के लिए राजी नहीं थे। गांधी जी ने बोस को पत्र लिखकर इससे दूर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन बोस ने भी गांधी जी को असहमति भरा पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि उन्हें अपने निर्णय पर सावधानी पूर्वक दोबारा विचार करना चाहिए। यहीं से गांधी जी के साथ दूसरे बड़े नेता, जिनमें सरदार पटेल भी शामिल थे, सुभाष चंद्र बोस की नीतियों से असहज महसूस करने लगे। उस समय के घटनाक्रम को अगर गौर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे बोस ने न सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी पर कब्जा कर लिया था, बल्कि वे उसकी नीतियों को अपने हिसाब से ढालना चाह रहे थे। जाहिर है ये नीतियां अहिंसक रास्ते से आजादी दिलाने की महात्मा गांधी की बुनियादी नीति से काफी अलग थी। इसके बाद कुल मिलाकर परिस्थिति ये हुई कि कांग्रेस एक किस्म के आंतरिक गृह युद्ध में फंस गई। इन गतिविधियों को देखते हुए नेहरू ने अपने आप को काफी हद तक कांग्रेस से अलग कर लिया और बोस के अध्यक्षीय कार्यकाल में एक बड़ा समय विदेश में भारत का पक्ष रखने में बिताया। इसी बीच 1939 में दोबारा कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव होना था। अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी और उनके विश्वस्त कांग्रेसियों पर परोक्ष रूप से अंग्रेजों के हाथों में खेलने का आरोप लगा चुके थे। सुभाष गांधी और पटेल सहित पुराने कांग्रेसियों को परोक्ष रूप से दक्षिणपंथी और खुद को वामपंथी घोषित करने में लगे थे।
सबसे बढ़कर उन्हें इस बात पर ऐतराज था कि कांग्रेस पार्टी हिटलर को फांसीवादी क्यों मानती है। अपने दूसरे कार्यकाल के लिए सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने जाने के लिए भी आशान्वित थे, लेकिन बोस का दूसरा कार्यकाल बहुत दुर्लभ था। साथ ही गांधी और पटेल जैसे नेता बोस को अध्यक्ष चुने जाने के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस के युवा और वामपंथी सदस्यों के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर का समर्थन बोस के साथ था। आमतौर पर जब से गांधी जी पार्टी के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे थे, उसके बाद से अध्यक्ष का चुनाव आम सहमति से किया जाने लगा था। इसी आम सहमति की प्रक्रिया को चालू रखते हुए मौलाना आजाद का नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे किया गया। लेकिन दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस अपने दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। ऐसी परिस्थिति में अब हालात ऐसे बन गए थे जिससे आम राय से अध्यक्ष चुना जाना संभव नहीं था, तो मौलाना आजाद ने खुद को इस चुनाव से अलग कर लिया। लेकिन फिर गांधी जी और उनके सहयोगियों की तरफ से पट्टाभाई सीतारामैया का नाम पेश किया गया, जिसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा एक चुनाव आयोजित किया गया। ये सबको मालूम है कि कांग्रेस के अधिकतर बड़े नेताओं की नापसंदगी के बावजूद सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के प्रत्याशी सीतारामैया को हराकर दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष की गद्दी हासिल की थी। जिस समय अध्यक्ष के लिए बोस का चुनाव हुआ, गांधी जी उस समय बारडोली में थे। उन्होंने पत्र के माध्यम से लिखा, मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि मैं शुरू से ही कुछ कारणों से बोस के दोबारा चुने जाने के खिलाफ था, जिन पर फिलहाल मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनकी जीत से खुश हूँ। और चूंकि मौलाना साहब के नाम वापस लेने पर सीतारामैया को उम्मीदवार के रूप में अपना नाम वापस नहीं लेने के लिए प्रेरित करने में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए ये उनकी तुलना में मेरी हार अधिक। बोस को ये जानकर दुख हुआ कि गांधी जी ने इसे व्यक्तिगत हार के रूप में देखा। मतभेदों के बावजूद उन्होंने गांधी को अत्यंत सम्मान के साथ जवाबी बयान के रूप में लिखा, मेरा हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि मैं गांधी जी का विश्वास जीतने की कोशिश करूं, क्योंकि मेरे लिए ये दुख की बात होगी कि मैं अन्य लोगों का विश्वास जीतने में सफल हो जाऊं, लेकिन भारत के महानतम व्यक्ति का विश्वास जीतने में विफल हो जाऊं। बोस के चुनाव के बाद बड़ा हो हल्ला मचा। हालांकि बाद में गांधी जी बोस के साथ समझौता करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके समर्थक कोई भी समझौता नहीं चाहते थे, और यही वजह रही कि बोस के फिर से चुनाव के विरोध में वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 15 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। इन विरोधियों में पटेल से ज्यादा बोस का विरोध करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पटेल की बोस के साथ पुरानी राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता भी थी। हालांकि बोस पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल के बहुत करीबी थे और उनके अंतिम दिनों में बोस ने उनकी काफी देखभाल भी की थी। विट्ठल भाई ने भी अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बोस के लिए छोड़ दिया था, लेकिन 1933 में विट्ठल भाई की मृत्यु के बाद वल्लभ भाई पटेल और बोस का रिश्ता तेजी से बिगड़ गया और वल्लभ भाई ने वसीयत की प्रामाणिकता पर संदेह जताया, और इसमें एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद वल्लभ भाई पटेल की जीत हुई थी। लेकिन पारिवारिक इतिहास के अलावा भी पटेल बोस की उग्रवादी समाजवाद की रणनीति के खिलाफ थे, क्योंकि पटेल गांधी जी के अहिंसक आंदोलन का समर्थन करते थे और उनका मानना था कि गांधी जी ने जो अहिंसक आंदोलन की रणनीति बनाई थी वह बोस की अगुवाई में कोई दूसरी शक्ल अख्तियार कर लेती। इसी सब घटनाक्रम के बीच 29 अप्रैल 1939 को नैतिक दबाव में आकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 30 अप्रैल 1939 को ही आम राय से राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया गया। अब बात आजाद हिंद फौज की। साल 1939 में ही महात्मा गांधी और पटेल सरीखे नेताओं से मतभिन्नता की वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, क्योंकि बोस का मानना था कि जब अंग्रेज दूसरे विश्व युद्ध में फंसे हुए हैं तो उनकी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए स्वतंत्रता के प्रयास किए जाने चाहिए, ना कि यह इंतजार करना चाहिए कि युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज हमें स्वतंत्रता दे दें। बोस ने भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का भी विरोध किया, जिसके एवज में अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन जेल में उन्होंने गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए भूख हड़ताल कर दी। इसके दबाव में अंग्रेजों ने उन्हें जेल से निकालकर उनके ही घर में नजरबंद कर दिया, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को चकमा देकर जर्मनी भाग गए।
वहां उन्होंने युद्ध का मोर्चा देखा और युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग ली और वहीं उन्होंने सेना का भी गठन किया। जर्मनी में रहने के दौरान उन्हें जापान में रह रहे आजाद हिंद फौज के संस्थापक रासबिहारी बोस ने आमंत्रित किया। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में एक समारोह में रासबिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी, जिसके बाद बोस ने आजाद हिंद फौज को बेहद शक्तिशाली बना दिया। फौज को आधुनिक युद्ध के लिए तैयार करने की दिशा में उन्होंने जन धन और उपकरण भी जुटाए। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च नेता की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड समेत 9 देशों ने मान्यता भी दी। आजाद हिंद फौज की ऐतिहासिक उपलब्धि ये थी कि उसने जापान की मदद से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत के पहले स्वाधीन भूभाग के रूप में प्राप्त किया। लेकिन 18 अप्रैल 1945 को ताइपे में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया, जिसके बारे में आजाद हिंद फौज के कर्नल हबीबुर रहमान ने बताया है, जो उस वक्त बोस के साथ उसी विमान में मौजूद थे। उनके अनुसार दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चला था। जापान को आत्मसमर्पण किए हुए अभी तक 3 दिन हो गए थे कि 18 अप्रैल 1945 को सुभाष बोस का विमान ईंधन लेने के लिए ताइपे हवाई अड्डे पर रुका, लेकिन दोबारा उड़ान भरते ही एक जोर की आवाज सुनाई दी। विमान में बैठे बोस और हबीबुर रहमान को लगा कि कहीं दुश्मन की विमान भेदी तोप का गोला तो उनके विमान से नहीं लगा है, लेकिन बाद में पता चला कि विमान के इंजन का एक प्रोपेलर टूट गया था, जिसके बाद विमान ना केवल जमीन से आ टकराया और हबीबुर रहमान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि विमान के पीछे का बाहर निकलने का रास्ता सामान से पूरी तरह रुका हुआ है और आगे के हिस्से में आग लगी हुई है। हबीबुर रहमान ने सुभाष चंद्र बोस को आवाज दी, आगे से निकलिए नेताजी। बाद में हबीबुर रहमान ने याद किया था, जब विमान गिरा था तो नेताजी की खाकी वर्दी पेट्रोल से सराबोर हो गई थी। जब उन्होंने आग से घिरे हुए दरवाजे से निकलने की कोशिश की तो उनके शरीर में आग लग गई। आग बुझाने के प्रयास में हबीबुर रहमान के हाथ भी बुरी तरह से जल गए। बाद में उन दोनों को अस्पताल ले जाया गया। अगले 6 घंटों तक नेताजी को कभी होश आता तो कभी बेहोशी में चले जाते। उसी हालत में उन्होंने आबिद हसन को आवाज दी थी, जिसके जवाब में कर्नल हबीबुर रहमान ने कहा, आबिद नहीं है साहब, मैं हूँ हबीब। उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में हबीब से कहा था कि उनका अंत आ रहा है, भारत जाकर लोगों से कहो कि आजादी की लड़ाई जारी रखें। लेकिन उसी रात लगभग 9 बजे नेताजी ने अंतिम सांस ली। 20 अगस्त को नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के 25 दिन बाद कर्नल हबीबुर रहमान नेताजी की अस्थियों को लेकर जापान पहुंचे थे। हालांकि मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल के रिश्तों पर और आजादी की लड़ाई में हुए आंदोलनों पर घंटों चर्चा हो सकती है। लेकिन अगर आपको फिर भी पूरे विस्तार से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर वल्लभ भाई पटेल के रिश्तों पर झूठ या सच को जानना हो तो आपको पीयूष बबेले की लिखी ये किताब नेहरू मिथक और सत्य खोजकर पढ़नी चाहिए। वैसे यहाँ आपको मैं बता दूं कि इस स्टोरी को लिखने के लिए मैंने भी इस किताब से काफी मदद ली है। अब आखिर में इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो या फिर वीडियो में कहाँ सुधार की गुंजाइश है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।